चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करा था डीम डिविडेंड से रिलेटेड। उसमें मैंने आपसे सेक्शन 222A और सेक्शन 222B से रिलेटेड बातें करी थी। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें सेक्शन 222C है, 222D है, 222E है और हमारा नया सेक्शन 222F भी है। तो धीरे धीरे हम ए का डिस्कशन करा, सब सेक्शन 222B का डिस्कशन करा। अब जो आज हमारा डिस्कशन होगा वो है सेक्शन 222C का। देखिए क्या होता है 222C में, यहाँ पेंशन कर लीजिए। सेक्शन 222C कहता है डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन होने पर कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती होगी। भाई कंपनी लिक्विडेट हुई है, क्या होता है लिक्विडेशन के केस में, क्या होता है कंपनी के पास काम नहीं है, सब लॉस हो रहा है, क्या करे कंपनी लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो। उसके बाद जो भी एसेट वगैरह है उससे अपनी लायबिलिटी वगैरह पे कर दो और जो सरप्लस पैसा बचता है वो शेयर होल्डर में बांट दो। कौन से शेयर होल्डर में बांटा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा जाता है। तो कहता है कि जब लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कौन से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस का तो राइट नहीं होता ना भाई। अगर कंपनी के पास कुछ सरप्लस फंड बनता है, सारी एसेट बेचने के बाद, सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद अगर कुछ सरप्लस फंड बनता है, बचता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है। अब अगर कंपनी ने अपनी लिक्विडेशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करा है, अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो सकता है? कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकती है। तो कहता है भैया वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन कह दिया कि लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को सरप्लस फंड से, डीम डिविडेंड होगा। सेक्शन 222C में प्रोविजन क्या कहता है? कहता है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है शेयर होल्डर, लेकिन क्या यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होना चाहिए या दोनों होना चाहिए? हालांकि अभी हम कुछ एक्सेप्शन में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब वैसे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कवर ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप यहां पे लिख लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कोई राइट ही नहीं होता कुछ लेने का। वो तो उनका जो कैपिटल लगा उसका पैसा दो उनको, चलता बनाओ, निकल ले यहां से। हम तो सरप्लस जो बचेगा तब लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो हम उस पोर्शन की बात करें जब सरप्लस पैसा बचा इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा गया। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। कहता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? कैश भी दे सकती है कंपनी, कोई एसेट भी दे सकती है लिक्विडेशन के टाइम, टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल to the accumulated profit of the company immediate before its liquidation whether capitalized or not। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक कंपनी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी 2 लाख रुपए, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख रुपए, कुछ कैश 2 लाख रुपए और कुछ असेट 2 लाख रुपए। मैंने बहुत ही जनरल टर्म में चीजें ली हैं क्योंकि हम इसी तरह से सारे एग्जांपल को ले रहे हैं। बैलेंस शीट का एक एग्जांपल इस तरह से था, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू कराया। ठीक है, अब मैंने कहा कि साहब ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी में लॉसेस वगैरह हो गए, इन्होंने जो है कंपनी लिक्विडेट कर दी, और ये जो असेट थी ना, ये असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब जितनी भी लायबिलिटी थी वो सब पे कर दी, सारी पे कर दी। उसके बाद जो पैसा बचा, जो सरप्लस बचा, उससे कंपनी ने असेट दे दी, या जो असेट वगैरह बची है इनके पास वो उन्होंने असेट उठाकर, इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है उनको वापस, उनको वो इक्विटी शेयर होल्डर को असेट मिल गई। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर को असेट मिली होगी तो प्रोविजन कहता है कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, कोई असेट दी गई है, ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडेशन के टाइम पे अगर हो रहा है तो भैया वो कहता है कि वो डीम डिविडेंड है। लेकिन कितनी हद तक? टू द एक्यूमुलेटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अगर यहां पर हमारा बोनस शेयर भी होता कुछ तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते, फिर हम दोनों को कंसीडर करते हैं। हमने लास्ट में भी इतना डिस्कशन इसके बारे में करा हुआ है। अब
बात यहां पर यह आती है कि कौन सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लूं। तो कहता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी लिक्विडेट हुई है, हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉर एन एग्जांपल 24-25 का है। आपकी कंपनी 1 जुलाई 2024 को लिक्विडेट हो गई, ये लिक्विडेशन करने का फैसला कर लिया। कहता है कि लिक्विडेशन से ठीक पहले, यहां पे वर्ड लिखा है इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन, इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन से ठीक पहले जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, रिजर्व सरप्लस पड़ा था या बोनस शेयर पड़े थे, उतना एक्सटेंट तक हम डीम डिविडेंड मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 30 जून 2024 को जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहा होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहा होगा, उतना मैं सेक्शन 222 के अंदर डीम डिविडेंड मानूंगा। सेक्शन 222 के अंदर डीम डिविडेंड मानूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के अपने प्रॉफिट जो होते हैं उसमें से कंपनी शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे। पॉइंट्स रिमेंबर में जरा पहला पॉइंट देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के बाद भी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है, लिक्विडेशन होने के बाद कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। कहता है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कैन नॉट अमाउंट टू डिविडेंड, इट्स अ पेमेंट टुवर्ड्स द कैपिटल। भाई लिक्विडेशन हो गया, लिक्विडेशन के बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? शेयर होल्डर मैंने शेयर होल्डर तो ले जा रहे हैं ना, तो शेयर होल्डर में दे दिया मैंने। लिक्विडेशन के टाइम पे मैंने कुछ असेट वगैरह दी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिक्विडेशन के बाद भी अगर मैं कोई कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ पैसा बांट रहा हूं तो वो मैं सिर्फ उनकी कैपिटल का रिटर्न कर रहा हूं। इट इज अ रीपेमेंट टुवर्ड कैपिटल, ये मेरा डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो एक बात होगी। अब हमारा जो मेन पॉइंट वो ये है कि जब ये असेट दी गई, अब देखिए यहां पे जो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे जो थोड़ी सी टेक्निकल बात वो क्या है, ये जो असेट दी गई थी, ये वाली जो असेट दी गई थी, ये कंपनी ने, मान लीजिए ए लिमिटेड थी, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट थी। कंपनी ने, ए लिमिटेड कंपनी थी, कंपनी ने अपने लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर को एसेट दी। कंपनी ने अपने लिक्विडेशन होने पे, लिक्विडेट हो गई कंपनी, और ये असेट शेयर होल्डर को दी। मान लीजिए एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, मिस्टर बी फॉर एन एग्जांपल। असेट मिली बी को जो कि एक शेयर होल्डर था। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्या ए लिमिटेड ने बी को, जो शेयर होल्डर का ये जो असेट ट्रांसफर करी है, ये असेट दी है, क्या ये ट्रांसफर है? क्या ये ट्रांसफर है? भाई ट्रांसफर में क्या होता है, असेट अगर आपने ट्रांसफर करी, ए लिमिटेड ने बी को लिक्विडेशन में एक असेट ट्रांसफर करी है, भाई देखो ट्रांसफर तो हुआ है। क्यों ट्रांसफर हुआ है? क्योंकि ए लिमिटेड के पास जो असेट थी वो बी को दे दी, और बी की कैपिटल अब तो लिक्विडेट हो गई, कंपनी तो खत्म हो गई, उसको तो कुछ नहीं मिलना, उसने जो पैसा लगा रखा था उसके बदले में उसको असेट मिल गई। इस तरह से समझ सकते हैं। भाई बी लिमिटेड ने कंपनी में जो पैसा लगा रखा था उसके बदले कंपनी लिक्विडेट हो गई, और कंपनी ने, ए लिमिटेड ने बी को एक असेट उठाकर दे दी। अब मैं ये कहूं, क्या क्या शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया था वो ए लिमिटेड के लिए कंसिडरेशन हो गया और बदले में ए ने असेट बेच दी? ऐसा सोचें, क्या ये सोचना सही होगा ट्रांसफर हुआ? तो इसके लिए मैं सेक्शन जाना पड़ेगा, सेक्शन 46(1) के अंदर, वहां पर कुछ बातें हैं। अच्छा, पहली चीज ये, असेट जो डीम डिविडेंड है, ये डीम डिविडेंड, इसकी क्या हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? हाँ सर, फेयर मार्केट वैल्यू लें, वो हमने ए बी में भी, इस 222A और 222B में भी डिस्कशन कर लेता है, असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। अब जरा हम सेक्शन 46(1) और 46(2) में आते हैं। तो हमारे वाले केस में डीम डिविडेंड कितना हो जाएगा? मान लीजिए असेट की फेयर मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपए थी या 1.5 लाख रुपए थी, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी थी 1.5 लाख रुपए, और मेरे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट था 2 लाख का, तो इसका मेरा डीम डिविडेंड कितना हो जाएगा सेक्शन 222BC के अंदर? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम आते हैं सेक्शन 46(1) में, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर। देखिए,
46(1) क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, सेक्शन 46। अगर लिक्विडेशन पर कंपनी कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, तो क्या वो ट्रांसफर है? वैसे तो देखा कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफर में क्या होता है? एसेट ट्रांसफर ही तो हुई है एक तरह से। भाई कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, वो शेयर होल्डर का पैसा गया, उसके बदले में कंपनी ने उसे एसेट दे दी, तो कंपनी के लिए वो सेल कंसिडरेशन गई, शेयर पैसा जो लगाया तो और बदले में एसेट दे दी। लेकिन सेक्शन 46(1) कहता है वेयर द एसेट ऑफ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर द एसेट ऑफ द कंपनी are distributed to its shareholder on its liquidation, such distribution shall not be regarded as transfer। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 46(1) ने तो मना कर दिया कि भैया ऐसा कुछ भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। Where the assets of company are distributed to its shareholder on its liquidation, such distribution shall not be regarded as transfer। ठीक बात, कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाए। अब दूसरी बात क्या आती है? इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को तो असेट मिली है, ठीक बात है। उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू हमारे वाले क्वेश्चन में थी 1.5 लाख रुपए की, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। अब इस असेट को अगर वो बेचना चाहे, बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। इस असेट को अगर वो बेचना चाहे, बिल्कुल बेच सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बेच सकता है। इस असेट की क्या कॉस्ट लेगा, क्या इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, क्या सेल कंसिडरेशन होगी, सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। भाई देखिए, कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट दी लिक्विडेशन में, कंपनी के हाथ में, देखो डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, सेक्शन 222C हमने समझ लिया कि अगर लिक्विडेशन में कंपनी असेट ट्रांसफर करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, तो असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो डीम डिविडेंड मानी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लेकिन यहां पर कैपिटल गेन का भी कॉन्सेप्ट लगता है कि कंपनी ने असेट दी है अपने शेयर होल्डर को, 46(1) कह देता है कि भैया ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन 46(2) क्या कहता है? 46(2) भी तो है, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा हमें। 46(2) कहता है, देखिए, हाउएवर वेयर शेयर होल्डर रिसीव्स, अभी हम यही बात कर रहे थे शेयर होल्डर के हाथ में, वेयर शेयर होल्डर रिसीव्स एनी मनी और अदर असेट फ्रॉम कंपनी ऑन लिक्विडेशन इन ल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, सच शेयर होल्डर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड। जी हां, अब दिमाग में बात फटाफट आनी चाहिए कि हमने कहा कि कंपनी के शेयर होल्डर के हाथ में जो ये असेट आई है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मेरी डीम डिविडेंड होगी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को इतनी बात समझते हैं, ये बाकी चीज बाद में समझेंगे। मैंने कहा कि मिस्टर बी जो शेयर होल्डर थे मेरे, उनके हाथ में असेट आई है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए मेरा सेक्शन 222C के अंदर डीम डिविडेंड माना जाएगा। हाँ, इसका मतलब बी को इस पर टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब एक बात ये बताओ, बी को असेट मिली है, ठीक बात है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है। ये बी को जो असेट मिली है किस वजह से मिली है? बी को जो असेट मिली है वो किस वजह से मिली है? अपनी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में खत्म करने के वजह से मिली है। अपनी शेयर होल्डिंग क्या कर रहा है उसने? लिक्विडेट हुई कंपनी, अपने राइट को एक्सटिंग्विश कर दिया, रिलिंक्विशमेंट कर दिया। भाई हमने ट्रांसफर पढ़ा था, हमने सेक्शन 247 जो ट्रांसफर का प्रोविजन है क्या कहता है उसमें, देखिए जरा उसमें देख लेते हैं हम। ट्रांसफर की डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि ट्रांसफर सेक्शन 247 में कहता है, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज या रिलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट या रिलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट। अब बी जो शेयर होल्डर था उसने अपने राइट को, कंपनी लिक्विडेट हो गई,
उसकी शेयर कैपिटल चली गई, उसने जो पैसा लगाया उसके बदले में कंपनी ने उसको असेट दे दिया। क्या उसने अपना राइट एक्सटिंग्विशमेंट कर दिया कंपनी में? हाँ बिल्कुल हो गया, शेयर कैपिटल उसकी गई, कंपनी खत्म हो गई। तो कहता है ये भी ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर क्या हुआ? ट्रांसफर ये हुआ कि उसको जो एसेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी सेल कंसिडरेशन हुई। तो कॉस्ट क्या हुई? उसने जो पैसा लगा रखा है कंपनी में। तो सेक्शन 46(2) इसी बारे में बात करता है। सेक्शन 46(2) जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है। सेक्शन 46(2) कहता है हाउएवर वेयर शेयर होल्डर रिसीव्स एनी मनी और अदर एसेट फ्रॉम कंपनी ऑन लिक्विडेशन इन ल्यू ऑफ द शेयर्स, इन ल्यू ऑफ द शेयर्स, जो उसने शेयर कैपिटल लगा रखी थी, जो उसके पास शेयर्स थे, उस शेयर्स, वो तो शेयर्स खत्म हो गए, बी के शेयर्स तो खत्म हो गए, उसके बदले में उसको असेट दे दी गई। कहता है कि उस शेयर्स के बदले में जो उसको असेट दी गई है ना, जो उसके पास शेयर्स थे, सच शेयर होल्डर शेल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड, मतलब कैपिटल, मतलब बी के हाथ में ट्रांसफर माना जाएगा। बी के हाथ में ट्रांसफर माना जाएगा। क्या ट्रांसफर माना जाएगा? 1.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी इसकी सेल कंसिडरेशन, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ शेयर, जितने का उसने शेयर्स खरीदे थे वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। अब दिमाग में बात एक ये आती है, दिमाग में एक बात ये आती है कि साहब ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, अब जरा पहले प्रोविजन आगे और पढ़ लेते हैं। डीम वैल्यू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन प्राइस फॉर कैपिटल गेन पर्पस शैल बी मनी रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि लेस डीम डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 222C। अब ये क्या बात है? देखिए क्या बात है, क्यों ऐसा लिखा गया है। प्रोविजन को छोड़ देते हैं। मैंने कह दिया कि साहब 1.5 लाख रुपए उसका सेल कंसिडरेशन हो गया। क्यों? उसको असेट की फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन हो गई, और जितने में उसने कैपिटल लगाई थी, शेयर खरीदे थे, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। तो मान लीजिए इसने 50,000 के शेयर खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए क्या इसका कैपिटल गेन आ गया? यही कह रहा है प्रोविजन। प्रोविजन क्या यही कह रहा है? हाँ, प्रोविजन तो यही कह रहा है कि भैया उसको जो बदले में असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में उसने शेयर्स खरीदे थे वो लेस करके कैपिटल गेन निकल जाएगा। लेकिन जो ये सेल कंसिडरेशन है 1.5 लाख रुपए की, क्या मैंने इसको ऑलरेडी डीम डिविडेंड भी माना है? तो क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है? इस सेल कंसिडरेशन, इस फेयर मार्केट वैल्यू को मैंने सेक्शन 222C में पहले ही टैक्सेबल कर लिया है। इसलिए प्रोविजन ने कह दिया कि आप जो फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो ना, देखिए प्रोविजन यहां पे कितना क्लियर कह रहा है, कंसिडरेशन प्राइस फॉर कैपिटल गेन पर्पस शेल बी मनी रिसीव्ड और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच वाज 1,50,000 इन आवर एग्जांपल, लेस डीम डिविडेंड, जो कि सेक्शन 222C में आप ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुके हो, जो सेक्शन 222C में ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुके हो, उसको लेस कर देना। तो हमारा सेक्शन 222C में जो टैक्सेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम 1.5 लाख ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुके हैं। इसका मतलब इसकी कंसिडरेशन क्या हो गई? 0। हम इस वाले एग्जांपल में 0 हो गई, लेकिन जो आप ऑलरेडी जिस चीज पे टैक्स दे चुके हो उस पर दोबारा टैक्स थोड़ा लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि सब जो आपकी सेल कंसिडरेशन है उसमें से सेक्शन 222C का डीम डिविडेंड घटा देना। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने एक नया एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके दिखाता हूं, फिर शायद आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में, इसी वाले एग्जांपल में तो मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं या दोबारा ले लेता हूं एक। देखिए बैलेंस शीट थी कुछ इस तरह से, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए की, कैश 2 लाख रुपए का, असेट 2 लाख रुपए की। ठीक है, जनरल से ही बैलेंस शीट ले ली। कंपनी लिक्विडेट हुई, कंपनी लिक्विडेट हुई और लिक्विडेशन में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को ये असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 2,80,000। ठीक बात है, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 2,80,000।
तो सेक्शन 222C में मेरा जो डीम डिविडेंड होगा वो कितना होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम कितना है, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, 2 लाख मेरा क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा सेक्शन 222C में। अब हमारा सेक्शन 46(1) और 2 भी लगेगा। सेक्शन 46 और 1 2 क्या कहता है, सेक्शन 46(1) कहता है कंपनी के लिए, सेक्शन 46(1) कहता है कंपनी के लिए, क्या कंपनी के हाथ में इज इट ट्रांसफर फॉर कंपनी, आंसर इज नो। 46(1) में मना कर दिया, कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं है। 46(2) कहता है इज इट ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इज इट ट्रांसफर इन हैंड ऑफ शेयर होल्डर, आंसर इज यस। अब आंसर इज यस। अब इसमें और क्या कहता है प्रोविजन 46(2) में कि भैया आपकी सेल कंसिडरेशन क्या होगी, सेल कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, 2,80,000। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मैंने बताया ना यहाँ पे हमें क्या लेनी है, सेल कंसिडरेशन होगी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, यहां पर हमने फेयर मार्केट वैल्यू 2,80,000 ली थी, लेकिन 2 लाख हमने डीम डिविडेंड मान लिया, तो 80,000 हमने टैक्सेबल नहीं करा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन कितनी होगी, 2,80,000 टैक्सेबल अंडर सेक्शन 222C में, जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, वो कितना हुआ मेरा, 2 लाख। इसको तो मैं ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया, तो नेट में जो मेरी सेल कंसिडरेशन आई वो कितनी आई, 80,000। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू में से जो डीम डिविडेंड है, जिसको मैंने ऑलरेडी डीम डिविडेंड के अंदर टैक्सेबल कर लिया है, वो तो हमें यहां से लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं एक बार सेक्शन 46(2) के अंदर ही, और देखिए और क्या बात लिखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। 46(2) कहता है कि however where shareholder receives any money or other asset from company on liquidation in lieu of the shares held by him, such shareholder shall be chargeable to tax under this head. Consideration price for capital gain purpose shall be money received of fair market value or other asset as on of other asset on date of distribution less deemed dividend within the meaning of section 222C. The period subsequent to date on which companies goes into liquidation shall not be considered for computing capital gain. लिक्विडेशन के बाद का जो पीरियड है वो वैसे भी पीरियड ऑफ होल्डिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए लिखिए बाद पीरियड सब्सिक्वेंट टू डेट ऑन विच द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अब यहाँ पे जो कैपिटल गेन निकाला वो कहाँ से, जितने क्या क्या पीरियड होगा कैपिटल गेन निकालने का, भाई जितने पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगी उसकी, जब उसने शेयर्स खरीदे थे और जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन असेट्स मिली, ये मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई। ठीक है, लिक्विडेशन के बाद वाले पीरियड को हमें कंसीडर नहीं करना है। अब हम इस प्रोविजन को और आगे समझे, और मैं कह रहा हूं कि अब जो असेट है मेरे पास, असेट मुझे कंपनी से मिली, मैंने भैया देख लिया कि सेल कंसिडरेशन में मैं अपना डीम डिविडेंड लेस कर दूंगा, उसके बाद मेरे को जो है कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अब ये असेट, सेल ऑफ असेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो असेट आई थी, भाई पहले तो मैंने बोला सेक्शन 46(2) में ट्रांसफर क्या होगा कि भैया सेल कंसिडरेशन माइनस डीम डिविडेंड और जो मेरे पास कॉस्ट थी शेयर की, ये मेरा कैपिटल गेन निकल के आ गया। ठीक बात है, अब असेट मेरे पास है, अब इस असेट को मैं आगे सेल करता हूं, असेट जो मेरे पास है इस असेट को मैं आगे सेल करता हूं एज पर सेक्शन 56(2)(b, asset acquired by shareholder at time of liquidation is subsequently transferred by shareholder then for the purpose of computing capital gain क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असेट की शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर मार्केट, अब देखिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं कह रहा हूं क्या अब मुझे डीम डिविडेंड सेक्शन 222 लेस करना पड़ेगा, क्या मुझे अब लेस करने की जरूरत है, प्रोविजन यहां पर यह बात बोलता है भाई हमारे वाले एग्जांपल में सेल कंसिडरेशन थी 280 असेट की,
टैक्सेबल ऑलरेडी मैंने 2 लाख पे टैक्स दे दिया था, नेट कंसिडरेशन 80,000 हो गई, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जितने का मेरा शेयर्स का प्राइस था वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, ये मेरा कैपिटल गेन निकल गया, टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, जितने का मैंने शेयर खरीदे थे, मान लीजिए मैंने 10, 20, 50,000 जो भी शेयर्स खरीदे थे वो लेस करने के बाद मेरा कैपिटल गेन निकल गया। अब ये वाली जो असेट है जो 2,80,000 की जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, ये असेट मेरे पास है, शेयर होल्डर के पास है असेट, इसने इसको असेट मिली, कैपिटल जो उसने कैपिटल लगाए थे उसके बदले में वहां पे हमने ट्रांसफर का ट्रीटमेंट कर लिया सेक्शन 46(1) और 2 के अंदर, सॉरी 46(2) के अंदर। अब मैं कह रहा हूं ये वाली एसेट को मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया, इस वाली एसेट को मैंने आगे ट्रांसफर करा। अब इस वाले केस में इसकी ट्रांसफर कर दिया तो इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, मान लीजिए ये एसेट मेरी आगे बिक गई 3.5 लाख रुपए की, सेल कंसिडरेशन मेरी होगी 3.5 लाख रुपए, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं क्या लूं, क्या मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी चाहिए 2,80,000 या मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी चाहिए 2,80,000 में से जो डीम डिविडेंड लेस कर दिया 80,000 रुपए का खाली। अब हमें डीम डिविडेंड का क्या मतलब है, मेरे पास असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैं 280 के हिसाब से टैक्स दे चुका हूं भैया, 280 मेरी कंसिडरेशन मानी थी, उसमें से मेरा डीम डिविडेंड लेस करा था आपने, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 80,000 मेरा कंसिडरेशन प्राइस था जिसमें से मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह लेके तब मैंने कंसिडर करी थी चीजों को। तो इस वाले असेट को मैंने आगे बेच दिया 3.5 लाख रुपए में, कहता है कि इस वाले केस में कॉस्ट क्या होगी, तो मुझे कॉस्ट क्या लेनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 2,80,000 की। अब 2,80,000 की क्यों, क्योंकि देखो 2 लाख पे मैंने डीम डिविडेंड दिया है, 80,000 पे मैंने कैपिटल किया है, इस पे जब मैं टैक्स दे चुका हूं तो इसको तो मुझे अपनी कॉस्ट में लेके जाना पड़ेगा ना भाई, मैं ऑलरेडी 2,80,000 मेरी असेट की उसकी मार्केट वैल्यू थी, अब इस 2,80,000 में 2 लाख मैंने डीम डिविडेंड दिया, 80,000 में मैंने कैपिटल गेन टैक्स दिया, तो उसका बेनिफिट तो मैं लूंगा ना, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। अब एसएससी को फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा लेनी चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा वो टैक्स दे के आ जाए, अब इसमें से मैं डीम डिविडेंड थोड़ा ना कुछ लेस करूंगा, अब डीम डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां तक था जो मुझे लेस करना है। अब तो मेरे पास ये फ्रेश एसेट है, इस फ्रेश एसेट की जो मेरे पास कॉस्ट आई थी वो फेयर मार्केट वैल्यू थी, और अब मैं जितने में बेच रहा हूं उसको लेस कर दूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, उसके बाद मेरा जो भी निकल के आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा सेक्शन 222C था। यहां पे देखिए बात क्या लिखी हुई है, व्हेन अ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड इट्स असेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड टू द शेयर होल्डर, देयर इज नो कैपिटल गेन टू द कंपनी एज पर सेक्शन 46(1), but there is a capital gain to the shareholder, hence such capital gain is calculated after deducting from the consideration price deemed dividend under section 222C। ये पेज नंबर 22 सेक्शन 46 कैपिटल गेन का, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेक्शन 222C कंप्लीट। अब जरा हम आते हैं सेक्शन 222D पे।